हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, हमने रिसर्च के मीनिंग को समझ लिया था। उसके बाद हमने नेचर ऑफ रिसर्च को भी समझ लिया था। आज हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च को। ठीक है, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूँ, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि क्या आप फिलॉसफी के पेपर को, साइकोलॉजी के पेपर को और हमारा जो सोशियोलॉजी का पेपर है उसे भी कराएंगे। तो मैं बता दूं, अगर आपको पर्टिकुलरली किसी टॉपिक पर डाउट है तो आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है कि मैं हर एक चीज़ या हर एक टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ। ठीक है, रिसर्च की डिमांड बहुत सारे लोगों की थी, सभी को डाउट है कुछ ना कुछ, इसीलिए मैंने रिसर्च पर कंप्लीट वीडियो बनाने का सोचा था कि मैं कंप्लीट वीडियो आपको करवा दूंगा। ठीक है, आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे उसके पहले पहले हम रिसर्च को कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको फिलॉसफी के पेपर में, साइकोलॉजी के पेपर में और सोशियोलॉजी के पेपर में कोई भी डाउट है ना, तो आप हम मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं पर्टिकुलरली उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं पूरी उस पर बना दूं। ठीक है, हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मुझे टाइम मिल जाए और मैं फिलॉसफी और सोशियोलॉजी साथ ही साथ साइकोलॉजी को भी आपके लिए बना दूं। ठीक है, बट फिलहाल में अभी हम फोकस करते हैं रिसर्च के पेपर पे। रिसर्च को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या हमें करना है। ठीक है, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी रिसर्च जो हम करते हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारी ऑब्जेक्टिविटी। मैंने पिछले भी टॉपिक पे आपको समझाया था ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो इट इज़ टू लुक एट इवेंट और ऑब्जेक्ट विदाउट एनी प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कोई भी घटना जो हो रही है, कोई भी चीज़ जो हो रही है, हमें उसको देखना है। ठीक है, इस पूर्वानुमान के साथ नहीं देखना है कि ये हो सकता है। ठीक है, हमें ये नहीं देखना है कि ये हो सकता है। जो चीज़ हो रही है हमें उसको ऑब्जर्व करना है, ना कि हमें पहले से सोच लेना है कि यही होना चाहिए या ये हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसलिए हमें प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करना है। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी फॉर अ रिसर्चर टू बी फ्री फ्रॉम बायसनेस। ठीक है, रिसर्चर के लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, बिल्कुल बायसनेस ना रखे। ठीक है, ही शुड रिस्पेक्ट द व्यूज़ ऑफ अदर्स बट आफ्टर थॉरोली टेस्टिंग एंड वेरीफाइंग द एविडेंस। ठीक है, साथ ही साथ उसको जो भी चीज़ हो रही है उसमें जो लोग अपने व्यूज़ दे रहे हैं उन सभी के व्यूज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। साथ ही साथ उसको टेस्ट भी करना चाहिए, हर एक चीज़ को वेरीफाई करना चाहिए। उसके बाद ही किसी भी रिसर्च के एंड पॉइंट तक पहुंचना चाहिए, हम कह सकते हैं किसी भी रिजल्ट तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिविटी मैंने बताया था कि जो घटना आप जैसी देख रहे हैं उसको वैसा ही बता देना क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, द रिसर्च प्रोसेस एंड इट्स रिजल्ट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिसर्चर्स ओन अपीयरेंस, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। यानी हमने पहले भी बात करी थी कि जब किसी चीज़ को दो लोग देख रहे हैं, एक कैमरा उसी चीज़ को देख रहा है और उसी चीज़ को कोई व्यक्ति देख रहा है। ठीक है, तो जब कैमरे से पूछा जाएगा तो कैमरा ने जो चीज़ देखी उसको वो वैसा ही बता देगा, लेकिन जब वही चीज़ पूछी जाएगी किससे, व्यक्ति से, तो व्यक्ति क्या करेगा, उसमें अपनी चीज़ों को भी ऐड ऑन कर देगा। इसी को हम कहते हैं कि जब भी आप रिसर्च करें तो रिसर्च में आप अपनी जो अपीयरेंसेस है, अपना जो बिहेवियर है, अपना जो एटीट्यूड है या अपनी कोई भी चीज़ को उसमें इंक्लूड ना करें, और इसी को कहते हैं हम ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, दिस ऑब्जेक्टिव बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट इन सोशल सब्जेक्ट्स। और सोशल सब्जेक्ट्स में मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपना व्यू उसमें ना ऐड करें, जैसी चीज़ों को आप देख रहे हैं वैसा ही उसमें लिख दें। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई हमारी ऑब्जेक्टिविटी। अगली कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारी वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। In the context of research, reliability, consistency, verifiability are co-related characteristics. जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो reliability, consistency, verifiability और co-related with each other, ये जो characteristics हैं ये एक दूसरे से सिमिलर प्रतीत होती हैं हमको। Reliable मतलब कोई भी चीज़ जो हम कर रहे हैं क्या वो विश्वसनीय है या नहीं है। कंसिस्टेंट, क्या वो बार बार वही रिजल्ट दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। ठीक है, हम उसको जब टेस्ट करें तो वो वेरीफाई हो सके। ठीक है, तो विश्वसनीयता का मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज़ रिसर्च के द्वारा हम प्राप्त कर रहे हैं वो बार बार वही रहे। ठीक है, वो बदले नहीं। वी कैन ऑल्सो कॉल रिलायबिलिटी एज कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी को क्या कह सकते हैं, कंसिस्टेंसी कह सकते हैं। द रिसर्च शुड प्रेजेंट कंसिस्टेंट रिजल्ट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो जो रिसर्च हो हमारी वो कंसिस्टेंटली वही रिजल्ट प्रोड्यूस करे बार बार जो उसने पहली बार प्रोड्यूस किया। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, दूध में जब आपने क्या किया, बैक्टीरिया ऐड किया तो उसने क्या बना दिया, दही बना दिया।
ठीक है। तो आप जितनी बार उसमें बैक्टीरिया ऐड करेंगे तो वो कितना बनाएगा, दही बनाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता है, यानी ये प्रोसेस रिलायबल हो गया कि आप जितनी बार ऐड करेंगे उसमें बैक्टीरिया वो उतनी बार वो दही बना देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बार बार वो कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो गई, ये चीज़ रिलायबल हो गई, ठीक है। वी ऑल्सो कॉल रिलायबिलिटी कोफिशिएंट एज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। जो हमारा रिलायबिलिटी का जो कोफिशिएंट होता है, यानी कि जो विश्वसनीयता होती है हमारी, उसे हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि हर रिसर्च का एक संकल्प होता है, संकल्प का मतलब डिटर्मिनेशन, यानी अगर आपको रिजल्ट जो मिला है एक बार, यानी हर रिसर्च का एक बार जो रिजल्ट आया, हमें रिजल्ट वही चाहिए बार बार, इसी को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी जो भी रिजल्ट निकला है वही बार बार आना चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा रिलायबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड वेरीफिएबिलिटी और रेप्लिकेबिलिटी, ठीक है। ये अभी हमने बात करी, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होगा, वेरीफिएबिलिटी, जो भी आपने किया वो बार बार वेरीफाई हो। जैसे अगर आपने दूध में बैक्टीरिया मिलाया और दही बना, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी आएगा तो वो भी बैक्टीरिया मिलाएगा और वही दही बनना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ होती है हमारी कि रिलायबिलिटी क्या होती है, वेरीफाइबिलिटी या फिर रेप्लिकेबिलिटी होती है, जिससे आप बार बार जितनी बार भी उस चीज़ को करेंगे हमें रिजल्ट सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला है इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट रिलायबिलिटी इज कॉल्ड क्रेडिबिलिटी इन इंग्लिश। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो रिलायबिलिटी को क्रेडिबिलिटी भी बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू विच गुड सोर्स एंड बेस्ट प्रोसीजर्स शुड बी यूज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन इन रिसर्च। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि गुड सोर्सेज और बेस्ट प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकें, गैदर कर सकें, ऑब्टेन कर सकें। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अब ये जो रिलायबिलिटी होती है, इससे थ्रू हम क्या करते हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में। एक्यूरेट सोर्सेज इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च एंड इनएक्यूरेट सोर्सेज रिड्यूस द क्रेडिबिलिटी। यानी अगर मान लीजिए आपका जो सोर्स है वो बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई न्यूज़ पढ़ी और आपने न्यूज़ वो PIB की वेबसाइट से पढ़ी, ठीक है, और वही न्यूज़ आपने किसी लोकल पेपर में पढ़ ली, ठीक है। तो क्या हुआ कि दोनों के सोर्स में अंतर हो गया। अब अगर आप किसी को बताएंगे कि मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी PIB की वेबसाइट पे, तो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैंने ये सुना था किसी न्यूज़पेपर में आया था, तो क्या कोई वो बात मानेगा। तो यही चीज़ होती है कि जितने अच्छे सोर्सेज से आप रिसर्च करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो जो हमारी रिसर्च है वो कैसी होगी, क्रेडिबल होगी, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा आर डिस्क्राइब्ड नेक्स्ट। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे प्राइमरी डेटाज क्या होते हैं और सेकेंडरी डेटाज क्या होते हैं, ठीक है। अगली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो है डेफिनेटनेस। दिस अप्लाइज टू बोथ द प्रोसेस एंड रिजल्ट ऑफ द मेथड। हेयर दिस शुड बी केप्ट इन माइंड इन ऑल द स्टेजेस ऑफ प्लानिंग, कंपाइलेशन, टेस्टिंग एटसेट्रा, इंफॉर्मेशन और डेटा। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जो भी हम काम करें वो निश्चित हो, पहले से ही फिक्स हो। हमें कितना डेटा कलेक्ट करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। हमें पूरी प्लानिंग करनी होती है पहले से ही, हमें पहले से ही चीज़ों को कंपाइल करना होता है, पहले से ही टेस्ट करके, मतलब हर एक चीज़ को करने से पहले उसका प्रॉपर प्लान होना चाहिए, डेफिनेट हो जाना चाहिए हर एक चीज़ को कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं। हर एक चीज़ को डेफिनेट होना ज़रूरी है। जितना ही ज़्यादा आपकी डेफिनेटनेस होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा आपकी निश्चितता होगी उस कार्य को करने में, उतनी ही एक्यूरेटली, उतनी ही जल्दी आपकी रिसर्च कंप्लीट होगी, ठीक है। अगला आता है हमारा, अगली कैरेक्टरिस्टिक आती है वैलिडिटी। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू रिलायबिलिटी। वैलिडिटी मीन्स दैट द रिसर्च शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एरर। यानी हम क्या कह रहे थे कि जो भी हमारी वैलिडिटी है, ठीक है, वैलिडिटी से मतलब आ जाता है एक तरीके से रिलायबिलिटी से। रिलायबिलिटी से आप क्या समझ रहे थे, रिलायबिलिटी से आप समझ रहे थे कि जो भी रिजल्ट आए वो बार बार वही आए, ठीक है। लेकिन वैलिडिटी से मतलब ऐसा नहीं है। वैलिडिटी से मतलब है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है वही कार्य वो करे, ठीक है। जैसे मान लीजिए टीवी का जो रिमोट है, टीवी का रिमोट जो है वो टीवी के चैनल्स को बदलने के लिए, उसके साउंड को कम ज़्यादा करने के लिए बना हुआ है, ठीक है। अब अगर हम उससे AC बंद करना चाहें या चालू करना चाहें तो क्या होगा, नहीं होगा। यही होती है वैलिडिटी। मीन्स कि जो काम जिस चीज़ से किया जाता है, जो काम जैसे किया जाता है, जो काम जिसके लिए बनाया गया है, वो काम उसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। यही होती है हमारी वैलिडिटी। वैलिडिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च इज मेनली रिलेटेड टू द करेक्टनेस ऑफ प्रोसीजर्स। यानी क्या है कि जो चीज़ जिस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करती है वो प्रोसीजर वही फॉलो करे। ऐसा ना करे कि एक बार वो टीवी चला दे, एक बार वो फ्रिज चला दे और एक बार वो AC चला दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ जिसके लिए बनी है वो उसी के लिए
होनी चाहिए। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, टेस्ट एटसेट्रा, यानी अगर हमने कोई रिसर्च इंस्ट्रूमेंट लिया किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए या हमने उसके डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो वो काम वही करेगा इंस्ट्रूमेंट, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से हम वो काम नहीं लेंगे। जैसे कि हमने मान लीजिए कोई टेस्ट लेना है, ठीक है, हमने टेस्ट लिया, हमको डेटा कलेक्ट करना था, हमने उसके लिए टेस्ट डिसाइड किया कि हम इस टेस्ट के थ्रू डेटा लेंगे। लेकिन अब क्या हो कि वो जो डेटा है वो उसी टेस्ट के थ्रू लिया जाए। ऐसा ना हो कि टेस्ट ही हमने बदल दिया या हमने डेटा का सोर्स ही बदल दिया या हमने डेटा को चेंज ही कर दिया, हम जो डेटा लेना चाहते तो वो हमने लिया ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। Ensuring this means that the research is moving in a right direction। अगर आपकी रिसर्च वैलिड है प्लस रिलायबल है तो आपकी रिसर्च एक्यूरेट है अपने आप ही। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वैलिडिटी इन रिसर्च इज ऑल्सो नेसेसरी बिकॉज वी इन्वेस्ट टाइम, मनी एंड अदर रिसोर्सेज इन रिसर्च। वैलिडिटी भी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम इसमें अपना टाइम लगा रहे हैं, मनी लगा रहे हैं और हर एक सोर्स को हमने इसमें यूटिलाइज़ किया हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है हमारा टाइम। हमने अपना बहुत सारा टाइम दिया है, इसीलिए हम जो काम करें वो कैसा होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, जनरली वैलिडिटी इज कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी। है ना, क्या होता है कि वैलिडिटी को हम रिलायबिलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्च दैट द कॉन्सेप्ट बी डिफाइंड एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल सो दैट नो एरर रिमेन्स ड्यूरिंग देयर मेजरमेंट। इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो डेटा हम एक्यूरेटली कलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास हमारी जो एरर की संभावना है वो कम से कम हो जाएगी। ठीक है, तो मेज़रमेंट के टाइम पे अगर हमारी जो एरर करने की संभावना है वो ख़त्म हो गई, यानी कि जो हमारी रिसर्च है वो अपने आप ही रिलायबल हो जाएगी। ठीक है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी आर डिस्क्राइब्ड एज बिलो। अब ये वैलिडिटी भी कई तरीके की होती है। कौन से दो टाइप होते हैं? पहली होती है आंतरिक यानी इंटरनल वैलिडिटी, दूसरी होती है बाहर यानी कि एक्सटर्नल वैलिडिटी। हमें ये दो तरीके की वैलिडिटी को भी समझना है। ठीक है, कि दो इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है। बात करते हैं इंटरनल वैलिडिटी की। इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? इंश्योरिंग हाई इंटरनल वैलिडिटी मीनिंग एस्टैब्लिशिंग अ बेटर कैजुअल रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। यानी कि क्या हुआ कि जब हम इंटरनल वैलिडिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी कैजुअल रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में। अब एक कैजुअल रिलेशनशिप क्या होती है? इसका मतलब होता है कि जो दो वेरिएबल हैं हमारे, उनके बीच में जो कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशन बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कैजुअल रिलेशनशिप। ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी इज मोर ट्रू ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन द लैबोरेटरी वेयर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज मोर क्लियरली एस्टैब्लिश्ड। अब इसका मेजरली जो इंटरनल वैलिडिटी है इसका मेजरली यूज़ किया जाता है उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, उन रिसर्चेज में जो कि हम क्या रिसर्च प्रोसेस के थ्रू करते हैं या फिर जो लैबोरेटरी में की जाती है। ठीक है, ऐसी रिसर्चेज जो लेबोरेटरी में की जाती हैं वहाँ पर इंटरनल वैलिडिटी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम कॉज और इफेक्ट को पूरी तरीके से देख पा रहे हैं। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है? इट इज़ कंसर्न्ड विद द कंट्रोलिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द स्टडी। अब ये वैलिडिटी उसके साथ में जुड़ती है, यानी कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसके थ्रू जो हमारी रिसर्च है वो प्रभावित हो सकती है, उनके साथ में ये जुड़ी हुई होती है। अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है हमारा? A respondent's response in social science survey may be influenced by the mere presence of a non-participant observer. For example, research is being conducted to know the effectiveness of teacher in school. When school are giving their feedback, then the presence of teacher during that time can affect their feedback, and this will also affect the result of the research. This could be because the student may have fear towards that teacher. ऐसे फैक्टर्स जो बाहरी तौर पर हमारी रिसर्च पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं वो क्या हो गए? वो तो हो गए हमारे वेरिएबल्स। लेकिन इन वेरिएबल्स के साथ कौन डील करता है? एक्सटर्नल वैलिडिटी डील करती है। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया क्या कि हम एक स्कूल में सर्वे करा रहे हैं, हम चाहते हैं कि क्या टीचर इफेक्टिव तरीके से पढ़ा रहा है। ठीक है, अब क्योंकि टीचर की जानकारी कौन देगा? बच्चा देगा। अब हम जब बच्चे से चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं यानी कि डेटा ले रहे हैं, उस समय पर अगर टीचर वहाँ पर नहीं होगा तो बच्चे अपने मन की बात को खुल के बता सकते हैं। लेकिन अगर टीचर वहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या होगा कि कभी कभी बच्चे उनके सामने डर की वजह से झूठ बोल जाते हैं। इसीलिए क्या हुआ? अब देखो, पूरी जो रिसर्च थी हमारी उसको किसने प्रभावित कर दिया? एक एक्सटर्नल फैक्टर ने प्रभावित कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके के फैक्टर्स को रोकना काम किसका होता है? एक्सटर्नल वैलिडिटी का। ठीक है, हमको अपनी रिसर्च को इस तरीके के फैक्टर्स से भी बचाना होता है। ठीक है, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, हम इसको समझते हैं।
शोध में आंतरिक वैधता इंटरनल वैलिडिटी को विश्वसनीयता और बाह्य वैधता एक्सटर्नल वैलिडिटी को सामान्यीकरण से जोड़ा जाता है। अगर हम बात करें इंटरनल वैलिडिटी को, इंटरनल वैलिडिटी की वजह से हमारी जो रिसर्च होती है उसमें क्या बढ़ती है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है। यानी कि अगर इंटरनली हर एक फैक्टर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, यानी कि क्या हुआ कि जो हमारा रिजल्ट निकल रहा है वो क्या है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सटर्नल वैलिडिटी की, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी बात करता है जनरलाइजेबिलिटी की। यानी क्या हुआ कि जब हम उसको जनरलाइज कर रहे हैं, ताकि जब इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी दोनों ही सही होंगी तो पहली चीज़ हमारी रिसर्च कैसी होगी, विश्वसनीय होगी। दूसरी चीज़ जो हमारा रिजल्ट निकला है, जो रिसर्च का रिजल्ट आया है, वो हम ज़्यादातर लोगों पर जनरलाइज कर पाएंगे। ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगली जो करेक्टरिस्टिक आ जाती है हमारी, वो आ जाती है एक्सपीरियंशियल रिसर्च। ठीक है। रिसर्च इज डन ऑन वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ अ रियल सिचुएशन एंड इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन मेड बाय द रिसर्चर। यानी जो भी रिसर्च होती है हमारी, वो कैसी होती है, हमारे डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती है, ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होती है। इसीलिए ये भी एक उसकी करेक्टरिस्टिक है कि जो रिसर्च है वो मोर रियल सिचुएशंस पर बेस्ड हो और फंडामेंटली डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के द्वारा रिसर्च की जाए, ताकि क्या हो सके, जितनी ज़्यादा हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से रिसर्च को करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो हमारी रिसर्च होगी वो कैसी होगी, अच्छी होगी। उसके जो परिणाम आएंगे वो एकदम ठीक आएंगे। ठीक है। एक्चुअल में जो हम परिणाम निकालना चाहते हैं उस तरीके के परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगला जाता है कॉज एंड इफेक्ट। Science and concepts assume that whatever is happening in the present, that are some reason behind it, and whatever happens in the future will also have some reasons behind it. ठीक है। यानी कॉज और इफेक्ट को अगर हम समझे रिसर्च में, तो क्या होता है कि हर वो चीज़ जो हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और हर वो चीज़ जो होने वाली है आगे उसका भी कोई ना कोई कारण है। ठीक है। जब हम बुद्धिज़्म पढ़ते हैं तब भी हमें इसी तरीके की कॉज और इफेक्ट के बारे में समझ आता है कि गौतम बुद्ध भी यही बोलते हैं कि जो कुछ हुआ है आज, उसका कारण हमें कहाँ मिलेगा, पीछे, है ना। यानी जो आज वर्तमान में घटित हो रहा है उसके जो कारण हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे, हमारे भूतकाल में मिलेंगे। ठीक है। हमारे पास्ट में मिलेंगे, और जो कल होगा उसके जो कारण हैं वो हमें आज में मिलेंगे। ठीक है। तो वही चीज़ साइंस भी कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है उससे कुछ ना कुछ क्रिएट ज़रूर होगा। ठीक है। यानी हर एक चीज़ का कारण होता है, और जब कारण होगा तभी वो चीज़ हमें आगे देखने को मिलेगी। समझ आ गई बात। यानी कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशन है वो हमेशा से ही बना आया है, और साइंस इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करता है। जब भी आप कोई साइंटिफिक रिसर्च करेंगे तो उसमें कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, रिसर्च इज साइक्लिकल प्रोसेस। रिसर्च इज अ साइक्लिकल प्रोसेस बिकॉज इट स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम एंड एंड्स विद अ प्रॉब्लम। वी फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, बट बाय देन अनदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट comes to the fore, then it is solved through the research. This process continuously. The development of human civilization also depend on those continuous efforts. जैसे मान लो एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जब छोटा नोकिया का मोबाइल था, ठीक है, तब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हम कैसे इसको थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं ताकि नेटवर्क अच्छे आए, ताकि हम लोगों से अच्छे तरीके से बात कर सकें, हमें किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। हमने उसको थोड़ा सा एडवांस किया। जब वो थोड़ा एडवांस हुआ तो हमने क्या किया कि अब अगर हमारे नेटवर्क ऐसे हो जाएं कि हम लोगों से वीडियो कॉल कर सकें, ठीक है, हम ऑडियो कॉल कर सकें अच्छे तरीके से, तो हमने क्या किया कि हमने उसको थोड़ा और रिसर्च किया। फिर अब आज के समय में हम देख रहे हैं आईफोन्स आ चुके हैं। ठीक है। अब जितना आप सोच सकते हैं उतनी सारी चीज़ें उसमें हो रही हैं, लेकिन फिर भी अभी भी संभावनाएं बनी हुई हैं कि कुछ ना कुछ नया नया उसमें होता रहे। इसीलिए क्या होता है कि जो रिसर्च होती है वो एक प्रॉब्लम के साथ शुरू होती है। जिस प्रॉब्लम के साथ वो शुरू हुई है उसका वो सॉल्यूशन देती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से एक नई प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। ठीक है। इसीलिए जो रिसर्च होती है वो हमेशा एक साइक्लिक प्रोसेस में लगी रहती है। यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो पहली प्रॉब्लम थी, रोटी कपड़ा मकान, वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई, फिर हम घूमते 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 हर एक चीज़ तक आते आते, और आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लगातार बनी हुई हैं, और रिसर्च क्या कर रही है, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल रही है। यानी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, हमें दूसरी प्रॉब्लम मिल गई, हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, तब तक तीसरी प्रॉब्लम मिल गई। ठीक है। तो रिसर्च क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। अगला है लॉजिकल।
This means that research is guided by the rules of logical thinking. Induction and deduction have great importance in the field of research, which are described in detail under the type of research. जब हम टाइप ऑफ रिसर्च को पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इंडक्शन क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च एक बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। हमने जब रिसर्च के मीनिंग को समझा था तब भी समझाया था कि जो रिसर्च होता है वो बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है। यहाँ पर आपको लॉजिक समझना होता है, तर्क लगाना होता है कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है, ऐसे ही क्यों हो रही है, भाई ये दूसरा प्रोसेस भी तो हो सकता था, लेकिन अगर ये ऐसे हो रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। यानी हर चीज़ में आपको लॉजिक लगाना है, वही चीज़ थी। यानी कि क्या है, जो हमारी रिसर्च है वो कैसा है, एक लॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा है रिसर्च की। आप इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक अपनी कॉपी में पेन डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी के टॉपिक्स को हम अगली वीडियो में देखेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।